26 दिसंबर 2004 रविवार की सुबह। क्रिसमस के ठीक अगले दिन का माहौल था। मतलब एक तरफ दुनिया में छुट्टियों का समय था और दूसरी तरफ हिंद महासागर के तटों पर एक बहुत ही आम दिन की शुरुआत हो रही थी। बिल्कुल आम दिन। लेकिन वो सुबह इतिहास की सबसे भयानक सुबहों में से एक बनकर दर्ज होने वाली थी। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो भावनाओं और तथ्यों दोनों से भरी हुई है। इसका नाम है सुनामी, जब समुद्र खुद बोल उठा। बहुत ही सटीक नाम है इसका। हाँ, ये हमें उस दिन की गहराई में ले जाएगी जब समुद्र की खामोशी एक ऐसी चीख में बदली जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे धरती के अंदर हुई एक हलचल ने 14 देशों में तबाही का ऐसा मंजर लिख दिया, और जिसकी मिसाल मिलना भी मुश्किल है। चलिए उस सुबह के माहौल को एक बार महसूस करने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में मछुआरे अपनी नावें तैयार कर रहे थे। बच्चे रेत पर खेल रहे होंगे। हाँ, और श्रीलंका के गाले में टूरिस्ट गाइड अपने दिन की तैयारी में थे। थाईलैंड के फुकेत में लोग बीच पर धूप सेक रहे थे। सब कुछ बहुत शांत था। बिल्कुल, सतह पर तो सब कुछ शांत ही था, लेकिन असल कहानी तो धरती से 30 किलोमीटर नीचे लिखी जा रही थी। 30 किलोमीटर नीचे? हाँ, इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास समुद्र के नीचे दो बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडियन प्लेट और बर्मी प्लेट, जो सदियों से एक दूसरे पर दबाव बना रही थीं, वो आखिरकार फिसल गईं। और ये कोई मामूली फिसलन तो नहीं थी। इसने एक भूकंप को जन्म दिया जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.1 थी। 9.1 ये आंकड़ा सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये इतिहास में दर्ज तीसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप था। तीसरा सबसे शक्तिशाली? हाँ, कहते हैं कि इसमें इतनी ऊर्जा निकली थी जितनी हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 23,000 गुना ज्यादा हो। 23,000 गुना? ये तो कल्पना से भी परे है। बिल्कुल। इस भूकंप ने पूरी धरती को 1 सेंटीमीटर तक कंपा गया था, लेकिन इसकी असली तबाही की वजह इसकी लोकेशन और इसका तरीका था। ये एक मेगा थ्रस्ट भूकंप था। मेगा थ्रस्ट? हाँ, मतलब जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है और इस प्रक्रिया में समुद्र का जो तल था वो कुछ ही सेकंड में कई मीटर ऊपर उठ गया। तो ये सिर्फ भूकंप की शक्ति नहीं थी बल्कि उसका तरीका था। उसने समुद्र के फर्श को एक विशाल पैडल की तरह इस्तेमाल किया और अरबों टन पानी को ऊपर धकेल दिया। बिल्कुल सही। विशाल पैडल एक बेहतरीन एनालॉजी है, और इसी वजह से पानी का एक बहुत बड़ा ढेर बन गया जिसने चारों दिशाओं में लहरों की एक पूरी श्रृंखला भेज दी। और वही सुनामी थी? वही सुनामी थी। और यहाँ सबसे डरावनी बात इन लहरों की रफ्तार है। गहरे समुद्र में ये लहरें 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती हैं। एक मिनट, जेट प्लेन की रफ्तार से पानी? ये तो सोचना भी मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल, एक जेट प्लेन की रफ्तार। मतलब आप इससे भाग ही नहीं सकते। ये तो खामोशी से किसी को पता चले बिना हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेती हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी और खामी दोनों है। गहरे समुद्र में शायद आप नोटिस भी न करें कि आपके नीचे से कोई सुनामी गुजर गई, क्योंकि वहां लहर की ऊंचाई महज कुछ फीट होती है। अच्छा? असली तबाही तब शुरू होती है जब ये लहरें किनारे के पास कम गहरे पानी में पहुंचती हैं। तो वहां क्या होता है? उनकी उनकी रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन उनकी सारी काइनेटिक एनर्जी वो उनकी ऊंचाई में बदल जाती है, और तब वो कुछ फीट की लहर 30, 40, यहाँ तक कि 100 फीट ऊंची पानी की एक चलती फिरती दीवार बन जाती है। 100 फीट? मतलब एक 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार? बिल्कुल। और इसी दीवार के पहुंचने से ठीक पहले प्रकृति ने एक बहुत अजीब चेतावनी दी। एक ऐसी चेतावनी जिसे उस वक्त कोई समझ ही नहीं पाया। कई जगहों पर तबाही आने से कुछ मिनट पहले समुद्र वो अचानक सैकड़ों मीटर पीछे हट गया। हाँ, और ये उस दिन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। वो कोई चमत्कार नहीं था, वो तो भौतिकी का एक सीधा सा नियम था। वो कैसे? देखिए, सुनामी लहरों की एक श्रृंखला होती है, तो कई बार किनारे पर लहर का ऊपरी हिस्सा यानी शिखर उसके पहुंचने से पहले निचला हिस्सा मतलब द्रोणी पहुंच जाता है, और जब द्रोणी पहुंचती है तो वो सागर के पानी को अपनी ओर खींच लेती है। और लोगों ने इसे एक अजूबा समझ लिया। वो हैरान थे, शायद खुश भी थे। बच्चे और बड़े सब उस खाली हुई जमीन की ओर दौड़ने लगे जहां हजारों मछलियां और सीपियां तड़प रही थीं। हाँ, उन्हें उठाने के लिए, उस नज़ारे को देखने के लिए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो असल में मौत की तरफ दौड़ रहे थे।
ये जानना दिल तोड़ देता है कि अगर उस वक्त लोगों को ये पता होता कि समुद्र का पीछे हटना सुनामी की सबसे बड़ी चेतावनी है, तो हजारों जानें बच सकती थीं। ये प्रकृति की आखिरी पुकार थी, जिसे अनसुना कर दिया गया। और फिर कुछ ही मिनटों बाद समुद्र लौट आया। लेकिन इस बार वो शांत और सुंदर नहीं था। वो एक राक्षस बनकर लौटा। तबाही का क्रम लगभग हर जगह एक जैसा ही था। पहली लहर सबसे तेज थी। उसने तट पर खड़ी नावों को, छोटी मोटी चीजों को खिलौनों की तरह उछाल दिया। और लोग संभल पाते उससे पहले ही दूसरी लहर आ गई। हाँ, दूसरी और तीसरी लहरें वो और भी ज्यादा बड़ी और ताकतवर थीं। और ये सिर्फ पानी नहीं था, ये अपने साथ मलबास, गाड़ियां, टूटे हुए पेड़ सब कुछ लेकर चल रही थीं। मतलब ये पानी की दीवार नहीं, बल्कि एक तरह से मलबे की दीवार थी। इसने ईंट पत्थर के घरों को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। बसें पलट गईं, ट्रेनें पटरियों से उतर गईं। और मंदिर, मस्जिद, चर्च सब कुछ पानी में समा गया। चारों तरफ सिर्फ लोगों की चीखें थीं, अपनों को बचाने की पुकार थी, और समुद्र सब कुछ निगलता जा रहा था। इंडोनेशिया का बांदा आच्चे शहर तो लगभग नक्शे से ही मिट गया। भूकंप का केंद्र उसके सबसे करीब था, तो वहां लहरें 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची थीं। 100 फीट! शहर का 80% हिस्सा तबाह हो गया। भारत में तमिलनाडु का नागपट्टिनम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए। कई मछुआरों के गांव तो ऐसे थे जिनका नामो निशान तक नहीं बचा। ये जो आंकड़े हैं, 2,30,000 मौतें, 14 देश, लाखों लोग बेघर, ये इतने बड़े हैं कि कभी-कभी हम इनके पीछे के इंसान को भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जो कहानियां हैं, वो दिल दहला देती हैं। एक माँ का जिक्र आता है, वो अपने बच्चे को एक बहते हुए लकड़ी के टुकड़े पर रखने की कोशिश कर रही थी। आप बस उस बेबसी की कल्पना कीजिए, और फिर एक और लहर आई और उसके बच्चे को उसकी आंखों के सामने से छीन कर ले गई। ये सिर्फ एक मौत का आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी का दर्द है। और ऐसी तो लाखों कहानियां हैं। एक बुजुर्ग थे जो 6 घंटे तक नारियल के पेड़ से चिपके रहे और किसी तरह बच गए। और एक छोटी बच्ची की भी कहानी है, जो तबाही के 2 दिन बाद मलबे के नीचे जिंदा मिली थी। हाँ, इन कहानियों में दर्द है, बेबसी है, और कहीं कहीं जिंदा बच जाने का चमत्कार भी है। बिल्कुल। और जब हम इन व्यक्तिगत त्रासदियों को सुनते हैं, तब ये सवाल और भी ज्यादा चुभता है कि ऐसा हुआ कैसे? इतनी बड़ी आपदा आ रही थी और किसी को कोई चेतावनी तक नहीं मिली। कोई वार्निंग नहीं। 14 देशों में लाखों लोगों की जान खतरे में थी, पर उन्हें बचाने के लिए कोई सिस्टम क्यों नहीं था? इसका जवाब उस समय की हमारी तकनीकी और भू राजनीतिक हकीकत में छिपा है। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी की चेतावनी देने वाला कोई एकीकृत सिस्टम था ही नहीं। मतलब कोई सिस्टम ही नहीं था? नहीं, प्रशांत महासागर में ये सिस्टम था, क्योंकि वहाँ रिंग ऑफ फायर की वजह से भूकंप और सुनामी ज्यादा आते हैं, तो वहाँ के देशों ने मिलकर इसे बना लिया था। तो इसका मतलब हिंद महासागर को सुरक्षित माना जाता था? अपेक्षाकृत हाँ। ऐतिहासिक रूप से यहाँ उतनी बड़ी सुनामी नहीं आई थी, तो इस पर कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया गया। भूकंप का पता तो वैज्ञानिकों को चल गया था, लेकिन उनके पास ऐसा कोई तंत्र नहीं था जो तुरंत ये बता सके कि ये भूकंप सुनामी पैदा करेगा या नहीं। अच्छा। और अगर करेगा तो लहरें कब और कहाँ टकराएंगी, मतलब जानकारी थी, पर उसे लोगों तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। यही सबसे बड़ी विफलता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। इस पूरी त्रासदी का सबसे बड़ा सबक सिर्फ ये नहीं है कि हमने बेहतर सेंसर बना लिए। असली सबक ये है कि इस घटना ने हमें एक वैश्विक सहयोग प्रणाली बनाने पर मजबूर कर दिया। ये बहुत दिलचस्प है, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, इस आपदा के बाद भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों ने मिलकर हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना की। अच्छा, तो अब एक सिस्टम है। हाँ, आज समुद्र के नीचे हजारों सेंसर हैं, सैटेलाइट हैं जो रियल टाइम डेटा भेजते हैं। लेकिन सबसे बड़ी छलांग कोई डिवाइस नहीं, बल्कि 14 देशों का एक साथ आना था, ताकि जानकारी को बिना देरी के शेयर किया जा सके। ये मानवीय सहयोग की जीत थी, सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं। बिल्कुल। आज अगर वैसा भूकंप आता है तो कुछ ही मिनटों में प्रभावित होने वाले हर तटीय इलाके में अलर्ट पहुंच जाएगा। और शायद व्यक्तिगत स्तर पर भी हम पहले से ज्यादा जागरूक हैं। अब हमें पता है कि अगर समुद्र तट पर तेज भूकंप महसूस हो तो लहरों का इंतजार नहीं करना है, तुरंत ऊंची जगह की ओर भागना है। और अगर समुद्र रहस्यमयी तरीके से पीछे हटता दिखे तो उसे देखने नहीं जाना है, उससे दूर भागना है।
ये वो सबक हैं जो हमने हजारों जाने खोकर सीखे हैं। सही बात है। ये आपदा हमें कुछ बहुत बुनियादी सच्चाइयों की याद दिलाती है। पहली, प्रकृति की शक्ति के आगे हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। दूसरी, तकनीक तभी कारगर है जब उसके पीछे मानवीय सहयोग और जागरूकता हो। और तीसरी, जिंदगी कितनी अनमोल और कितनी नाजुक है, एक पल में सब कुछ बदल सकता है। तो ये थी 26 दिसंबर 2004 की वो कहानी। एक शांत, खूबसूरत सुबह से शुरू होकर ये हमें विज्ञान, तबाही, मानवीय दर्द और आखिर में उम्मीद और सहयोग तक ले गई। आज भी जब हम समुद्र को देखते हैं तो वो वैसा ही शांत और सुंदर लगता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि उसकी उस शांति के नीचे एक अपार शक्ति छिपी हुई है। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। कहा जाता है कि समुद्र दोस्त भी है और विध्वंसक भी। प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को ये दोहरी भूमिका कैसे परिभाषित करती है? क्या 2004 की उस तबाही के बाद आज हम प्रकृति की चेतावनियों को सुनने के लिए सच में बेहतर तरीके से तैयार हैं? या हम आज भी कहीं ना कहीं उसकी शक्ति को कम आंक रहे हैं? और ये मानकर चल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमें हर बार बचा लेगी?